Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. So this case scenario is on the basis of allocation of transaction price under Ind AS 115. So mainly it is related to step number 3 for consideration payable to customer. So first let us see basic theoretical concept of this one. When consideration is paid to customer, sometimes what happens seller entity transfers product to customer and consideration is receivable. So normally what happens seller entity provides goods and services to customer, and for this purpose amount is receivable, and at the same time customer also provides goods or services to seller entity. For example, customer may provide advertisement services to the seller entity by displaying goods in its shop or somewhere else. It means in this case, customer also provides goods or services to seller entity and consideration is payable to customer. So in this case, consideration is receivable by seller entity and here it is payable by seller entity. So question is, what about these goods or services which are received from customer, whether they should be recognized as a separate transaction or not? So there are two possibilities, goods and services are distinct. इट मीन्स जो गुड्स आपको रिसीव हो रही हैं या जो सर्विस आपको मिल रही है कस्टमर से वो आपकी सेपरेट है, तो उस केस में आपने रिकॉग्नाइज करना है इट एज ए परचेज ऑफ गुड्स। यदि आपको गुड्स मिल रही है वो परचेज मानी जाएगी, और एक्सपेंस यदि आप कोई सर्विस रिसीव कर रहे हैं कस्टमर से उसके लिए जो पेमेंट करेंगे वो एक्सपेंस बन जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी फॉर प्राइस अप टू इट्स फेयर वैल्यू, जितनी भी इसकी फेयर वैल्यू है अप टू दैट अमाउंट वी कैन रिकॉग्नाइज। सेकंड केस है यदि आपकी ये डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विस नहीं है, तो उस केस में जितना प्राइस आपने कस्टमर से रिसीव करने हैं और जो आपने पे कर रहे हैं, तो पेमेंट जो है वो आपने नेट अमाउंट कर देना है, इसमें उसको डिडक्ट कर देंगे जितना कंसीडरेशन आपने रिसीव करना है। देन भी से गए तो consideration payable to customer is deducted from transaction price and no separate purchase or expense is recognized by seller entity. Now let us discuss case scenario based on this concept. So in this case scenario, data given is mobile company sells 1000 phones to retailer for rupees 10 lakhs. The contract includes an advertising arrangement that requires mobile company to pay rupees 1 lakh towards a specific advertising promotion that retailer will provide. तो इसमें देखो सेलर कंपनी जो है वो मोबाइल फ़ोन से सेल कर रही है कस्टमर को, कस्टमर है आपका रिटेलर, एंड रिटेलर आपको प्रोवाइड करेगा एडवर्टाइजिंग सर्विसेज और उसके लिए हम उसको पे करेंगे 1 लाख रुपीज़। तो रिटेलर भी प्रोवाइड एडवर्टाइजिंग ऑन स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिल बोर्ड्स एंड इन लोकल एडवर्टाइजमेंट्स। तो इसमें आपको मेंशन किया है रिटेलर आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ये है ऑन बिल बोर्ड एंड जो लोकल एडवर्टाइजमेंट्स। इट मीन्स ये एक तरीके से आपकी सेपरेट एडवर्टाइजमेंट की सर्विस है। सो हाउ द पेमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट मेड बाय मोबाइल कंपनी टू रिटेलर and sale revenue for supply of phones shall be recognized in different scenarios. तो डिफरेंट सिनेरियोस हैं, तो आपको डिटर्मिन करना है तो कितना रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करेंगे फॉर सेल ऑफ फोन एंड व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस एडवर्टाइजिंग सर्विस, वेदर इट विल बी रिकॉग्नाइज सेपरेटली और नॉट। तो स्टार्ट करते हैं। सिनेरियो नंबर 1 है आपका। So mobile company could have elected to engage a third party to provide similar advertising services at a cost of रुपये 1 लाख। तो हम एक थर्ड पार्टी को भी अरेंज कर सकते हैं जो आपको एडवर्टाइजिंग सर्विस प्रोवाइड करेगी, तो उसको हमने अमाउंट पे करना था 1 लाख रुपीज़। तो अब देखिए कि अब ये जो सिनेरियो 1 है, क्या ये जो एडवर्टाइजिंग सर्विस आपको मिल रही है रिटेलर से, तो ये एक सेपरेट सर्विस है या फिर आपके उसी के अपने प्रीमिसेस में है। तो लेट अस सी जिसमें उसमें देखो आपको मेंशन किया है, इसमें 2 ट्रांजेक्शन्स हैं। नंबर 1 इज सेल ऑफ फोन्स, ये हम कर रहे हैं टू रिटेलर एंड प्राइस इज रुपीज़ 10 lakhs एंड दिस रिटेलर विल प्रोवाइड एडवर्टाइजमेंट सर्विस, और उसके लिए हमने उसको अमाउंट पे करना है 1 लाख। ये अमाउंट पेएबल है एंड दिस अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम रिटेलर। तो फर्स्ट सिनेरियो में आपको ये मेंशन किया है कि जो रिटेलर है ये आपको एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड कर रहा है on billboards, so advertisement provided by retailer is our customer on billboards
एंड लोकल एडवर्टाइजमेंट्स। बिल बोर्ड्स होते हैं, साइन बोर्ड हम बना देते हैं सेपरेटली। इट मीन्स ये भी रिटेलर की प्रीमिसेस में नहीं है। और लोकल एडवर्टाइजिंग हो सकता है, आपका न्यूज़पेपर में हम कर सकते हैं। तो इस मीन्स इस केस में ये जो एडवर्टाइजिंग है आपकी, तो ये एक आपकी सेपरेट सर्विस मानी जाएगी, दिस इज सेपरेट सर्विस। तो उस केस में अब आपकी जो सेल रेवेन्यू है वो पूरा 10 लाख रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और जो हम एडवर्टाइजमेंट सर्विस के लिए पे कर रहे हैं वो आपका सेपरेट ट्रांजेक्शन है, उसकी कॉस्ट आ जाएगी 1 लाख रुपीज़। तो इट मीन्स आपने आंसर देना है कि आपका सेल्स रेवेन्यू है, दिस इज सो फॉर सप्लाई ऑफ फोन्स, जिसमें ये रुपये 10 लैक्स। और एक आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है जो आपको सेपरेटली पे करना है, और ये आपने शो करना है आपको इट्स फेयर वैल्यू। तो आप अमाउंट पे कर रहे हैं 1 लाख, और इसमें मेंशन किया है यदि हम यही एडवर्टाइजिंग थर्ड पार्टी से करवाते हैं तो उसकी अमाउंट है ₹1 लाख, लेकिन फेयर वैल्यू इज आल्सो 1 लाख। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। इन दिस केस आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि जब आप सेल रेवेन्यू की सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी आपको फर्स्ट एंट्री बन जाएगी रिसीवेबल, और वी कैन डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं बैंक के थ्रू, बैंक टू सेल्स रेवेन्यू। तो सेल्स रेवेन्यू आपको रिकॉग्नाइज करने हैं 10 लाख रुपीज़। अब एक एंट्री आप करेंगे, यहाँ भी 10 लाख आ जाएगा। अब एक है आपकी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, इसको आपने डेबिट करने हैं क्योंकि ये सेपरेट सर्विस है आपकी। सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, दिस शुड बी 1 लाख रुपीज़। तो ये अमाउंट अपने कस्टमर को ही पे करने हैं, तो हम कर सकते हैं टू पेबल 1 लाख, या आप नेट अमाउंट कर लीजिए 10 - 1, जिसे 9 लाख आपने रिसीव करना है अब कस्टमर से। तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी। ये बैंक में भी आप शो कर सकते हैं या रिसीवेबल से। तो इट मीन्स रेवेन्यू 10 लाख है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 1 लाख है, नेट अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा कस्टमर से 9 लाख रुपीज़। नेक्स्ट वी हैव सेकंड सिनेरियो और एमसीक्यू। Mobile company could have elected to engage a third party to provide similar advertising services at a cost of 1,25,000। तो उसमें भी आपको मेंशन किया है कि क्वेश्चन देखो सारा सेम है, फ़ोन्स की आपने सेल की है, एडवर्टाइजिंग सर्विस है उसके लिए हम पे कर रहे हैं कस्टमर को 1 लाख, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है। एडवर्टाइजिंग सर्विस ही प्रोवाइडेड बाय रिटेलर ऑन बिल बोर्ड एंड लोकल एडवर्टाइजिंग, इट मीन दिस इज ए सेपरेट सर्विस है। इट मीन सेल्स रेवेन्यू फॉर सप्लाई ऑफ फ़ोन आपका 10 लाख रुपीज़ है। अब जो आपकी सेपरेट सर्विस है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, अब तो इससे फेयर वैल्यू कितना अमाउंट आपने पे करना है 1 लाख। बट हाउ मच इज योर फेयर वैल्यू, अब इसमें जो इसकी फेयर वैल्यू है तो जिस इज गिवन, तो जिस इज गिवन को भी 1,25,000। तो हमारा रूल यही है कि जो एडवर्टाइजिंग सर्विस है उसको आप मैक्सिमम इससे ज़्यादा शो नहीं कर सकते, एंड जिस याद भी लेस देन दिस वन। तो इट मीन्स इस केस में भी आपका सेल रेवेन्यू रहेगा 10 लाख रुपीज़ एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस रहेगा आपका 1 लाख रुपीज़। अगेन यू कैन सी, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इट मीन्स अकाउंटिंग एंट्री भी आपकी सेम है, रिसीवेबल है 9 लाख, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपने शो करना है आपको फेयर वैल्यू 1 लाख, सेल रेवेन्यू है रुपीज 10 lakhs। Next we have third scenario, MCQ. So it is given that a mobile company could have elected to engage a third party to provide similar advertising services at a cost of 80,000। एक में डाटा सेम है क्वेश्चन में, अपने फ़ोन से सेल किए हैं रिटेलर को 10 लाख रुपये, एडवर्टाइजिंग सर्विस के लिए हम पे कर रहे हैं कस्टमर को, रिटेलर को 1 लाख रुपीज़, एंड एडवर्टाइजमेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय रिटेलर ऑन बिल बोर्ड एंड लोकल एडवर्टाइजमेंट्स, एंड इट मीन दिस इज ए सेपरेट सर्विस। बट नाउ दिस इज गिवन दैट तो ये जो सेपरेट सर्विस है फॉर दिस पर्पज वी कैन अपॉइंट थर्ड पार्टी, एंड उनको हम पे कर सकते हैं मैक्सिमम 80,000। तो इट मीन्स नाउ वी कैन से दैट फेयर वैल्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट की सर्विस इन दिस केस दिस इज गिवन टू बी 80,000। तो उस केस में अब आपका चेंज हो जाता है, अब अपने एडवर्टाइजमेंट सर्विस को सेपरेटली शो करना है, मैक्सिमम अप टू इट्स फेयर वैल्यू मीन्स 80,000, बट हम कस्टमर को पे कर रहे हैं 1 लाख रुपये फॉर दिस पर्पज। इतनी जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो आपने रिड्यूस कर देना है ट्रांजेक्शन प्राइस से। सो इन दिस केस नाउ व्हाट विल बी अवर सेल रेवेन्यू, सो फॉर सप्लाई ऑफ फोन्स तो दैट विल बी 10 लाख, और माइनस कर लीजिए आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हैं 20,000, 1 लाख माइनस 80 20, सो आपका रेवेन्यू आ जाएगा ₹9,80,000।
एंड व्हाट विल बी अवर एडवर्टाइजमेंट टू एक्सपेंस, और ये आपने शो करना है अप टू इट्स फेयर वैल्यू. दिस फेयर वैल्यू इज रुपीज 80,000. से विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, तो रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, और आप कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड, यानी कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रेवेन्यू. तो अगर सेल रेवेन्यू है जो आपका 980, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है आपका 80,000 एट फेयर वैल्यू, और 9 लाख आपको अमाउंट रिसीव हो जाएगा कस्टमर से और ये आपका ड्यू हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव फोर केस, MCQ नंबर 4. So in this case we are given that mobile company could have elected to engage a third party to provide advertisement services at a cost of ₹1 lakh, and the retailer has provided space on shelves in its store where phones will be displayed. अब इस केस में देखो आपको मेंशन किया है that phones are sold to retailer and we have to make payment for advertisement service ₹1 lakh, और ये जो एडवर्टाइजमेंट सर्विस है इसकी फेयर वैल्यू जो है दिस इज आल्सो रुपीज 1 lakh. Because for third party we can have to pay 1 lakh rupees only. But in this case it is given that retailer provides, this is fourth. So in this case retailer provides advertisement service by display of goods, and that is so on shelves which are in its own store. इट मीन्स जो रिटेलर का अपना शोरूम है या स्टोर है तो वहीं पे जो डिफरेंट शेल्फ्स हैं वहीं पर हम अब डिस्प्ले कर रहे हैं गुड्स के लिए, और उसके लिए हम कस्टमर को पे कर रहे हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट सर्विस 1 लाख रुपीज. बट इन दिस केस दिस एडवर्टाइजमेंट सर्विस दिस इज प्रोवाइडेड इन द रिटेलर स्पेस ओनली. इट मीन्स दिस इज नॉट ए सेपरेट सर्विस. तो इस केस में ये सेपरेट नहीं मानी जाएगी, दिस इज नॉट ए सेपरेट सर्विस. क्योंकि रिटेलर का तो फंक्शन ही यही है कि उसने गुड्स को डिस्प्ले करके आगे कस्टमर को सेल करना है. इट मीन दिस इज नॉट सेपरेट सर्विस. सो इन दैट केस सो दिस एडवर्टाइजमेंट सर्विस इट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेपरेट सर्विस, बट देयर इज ओनली सेल रेवेन्यू. तो अब आपने एक ही ट्रांजेक्शन शो करनी है, ओनली सेल रेवेन्यू फॉर सप्लाई ऑफ फोन्स, सो इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड. ना व्हाट विल बी प्राइस फॉर दिस वन, तो 10 लाख हमने रिसीव करना है कस्टमर से और 1 लाख हम उसको पे कर रहे हैं, तो नेट अमाउंट आ जाएगा आपका रुपीज 9 लाख. तो उस केस में देखो जब आपको कोई सेपरेट डिस्टिंक्ट गुड या सर्विस नहीं मिल रही है कस्टमर से, तो जो भी नेट प्राइस हमें कस्टमर से रिसीव होगा वो आपका ट्रांजेक्शन प्राइस बन जाएगा फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स. इसमें गुड्स हैं आपकी फ़ोन विच इज कॉल्ड सेल रेवेन्यू. उसमें आपकी वो देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, आंसर ऑप्शन है आपका ए. तो अब जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे बस एक ही एंट्री बन जाएगी आपकी सिंगल, जैसे कि बैंक और रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड. अकाउंटिंग एंट्री मैंने शो की है फॉर पर्पज ऑफ क्लैरिफिकेशन टू सेल रेवेन्यू अकाउंट. अब आपने शो करना है सेल रेवेन्यू जिस इज 9 लाख रुपीज. तो इसमें एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंस है वो आपका नील माना जाएगा, 0. So in this lecture we have discussed the case scenario based on determination of transaction price where consideration is payable to customer under Ind AS 115. Further topics we will continue next lecture से. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.